दोस्तों स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल राहुल जी स्कूल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जेट इंजन क्या है, यह अभी न्यूज़ में क्यों है, क्या भारत के पास अपना जेट इंजन है, ने जेट इंजन के लिए क्या किसी देश से डील किया है, अगर डील किया है तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है। पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जब हमारे प्रधानमंत्री ने इस 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से बोला था कि अब समय आ गया है कि हमारे देश के पास भी एक स्वदेशी जेट इंजन हो, तो एक बार फिर से ये चर्चा गर्म हो गई है, चर्चा का विषय बन गया है। आज हमारे देश का टोटल बजट 575 बिलियन है लगभग, जिसमें से डिफेंस का बजट 75 बिलियन, मैक्सिमम योगदान जो है डिफेंस इंपोर्ट का है। तो आज विकसित भारत बनने के लिए ये समय की मांग है कि भारत के पास भी एक अपना जेट इंजन हो। तो ये बात नहीं है कि भारत अभी से इसका प्रयास कर रहा है। सबसे पहले 1986 में भारत ने एक कावेरी इंजन प्रोग्राम बनाया था। आपको पता ही है कि 1986 में रसिया जो है यूएसएसआर, उसकी स्थिति अमेरिका की तुलना में कमज़ोर पड़ रही थी। भारत ने भी सोचा कि क्यों ना हमें अपना एक अपना एक जेट इंजन प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, क्योंकि रसिया पर हम ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे। तो उसी के तहत डीआरडीओ के अंतर्गत एक गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जीटीआरई बनाया गया और उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम शुरू किया गया। दोस्तों, दुख का ये बात है कि इसको 93 महीने का समय मिला गया था और मात्र 382 करोड़ दिए गए थे उस इंजन को बनाने के लिए, जिसको बनाने के लिए अमेरिका ने लगभग 8 लाख करोड़ खर्चा किया और जर्मनी जैसे देशों ने लगभग 10 से 12 हजार करोड़ खर्चा किया। उसमें भारत के बजट में 382 करोड़ था। तो कम बजट और टेक्नोलॉजी में हम लोग उन्नत नहीं थे और कुछ इंटरनेशनल इशू थे, जियोपॉलिटिकल इशू, जैसे 1998 में जो हम पे परमाणु विस्फोट पोखरण के बाद जो हम पे एम्बार्गो लगा था, टेक्निकल एम्बार्गो जो लग गया था, तो हम लोग बाहर से कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर पाए। तो यही 2-3 फैक्टर थे जिसको मिला के ये प्रोग्राम लगभग फेल हो गया और हम लोग अपना जेट इंजन नहीं बना पाए। ये तो पॉलिटिकल इशू थे। टेक्निकल इशू में ये थे कि आगे हम लोग देखेंगे जेट इंजन कैसे बनता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट है। तो उसमें सबसे जो अहम पार्ट है मेटालर्जी। इसमें हम लोग उतना निपुण नहीं थे। हाई टेम्परेचर एलॉय, क्योंकि जेट इंजन में जो टरबाइन का जो पार्ट होता है वो अपने मेल्टिंग पॉइंट से भी ज़्यादा पे काम करता है, तो उसके ब्लेड का जो निर्माण होता है बहुत कम्प्लेक्स तरीका है। तो ये सब टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं था, जिस कारण हम लोग अपने इस कावेरी प्रोग्राम में सफल नहीं हो पाए। मेन कंसर्न आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास 382 करोड़ है इतने कम्प्लेक्स चीज़ों के लिए बजट में, तो आप उससे कुछ ज़्यादा उम्मीद कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग के देश में R&D पे बहुत ही कम खर्चा होता है। इसी के मद्देनजर रखते हुए भारत ने फिर आगे का सोचना शुरू किया और सोचा कि अब ये बाहर से ही इंपोर्ट करेंगे, जेट इंजन टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करेंगे। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा, लेकिन बाहरी देशों के सहयोग से। तो अभी जो भारत का डील 2022 में जनरल इलेक्ट्रिकल अमेरिका से हुआ था और अभी 2025 में सैफ्रन फ्रांस की कंपनी के साथ डील हुआ है। उस डील को क्या है उसको आगे समझेंगे। उसको समझने से पहले हम लोग जेट इंजन क्या है इसको अगर समझ लेते हैं बेसिक, तो हम लोग को डील समझने में आसानी हो। दोस्तों, जेट इंजन जो है आप लोग देखते होंगे, ये वाला पार्ट जो है किसी भी प्लेन का, ये वाला पार्ट जो थ्रस्ट पैदा करता है, ये जेट इंजन कहलाता है। तो ये काम करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। न्यूटन्स थर्ड लॉ आप जानते हैं, हर एक फोर्स, अगर आप किसी फोर्स पे फोर्स लगाएंगे वो भी आपको सेम क्वांटिटी में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। इसी का यूज किया जाता है जेट इंजन में बेसिक। और इसमें इसका थ्योरी है जो बेसिक है, 4 टर्म कि एयर को सक करो, उसको स्क्वीज करो, फिर उसमें आग लगाओ और बाहर छोड़ दो। मतलब हवा खींचो, स्क्वीज करो, हवा खींचो फैन के थ्रू,
कंप्रेसर के थ्रू स्क्वीज करो, कंबस्टर में आग लगाओ और फिर नोजल के थ्रू फेंक दो। टरबाइन का क्या यूज है आगे देखेंगे। तो यही 4 प्रोसेस है कि हवा को खींचते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, उसमें आग लगाते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं। जिस बाहर फेंकते हैं जिस फोर्स से उसको थ्रस्ट कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो किसी भी जेट इंजन का जो मेन पार्ट है वो होता है एक फैन, कंप्रेसर, कंबस्टर, टरबाइन, मिक्सर और नोजल। तो जो मेन सबसे पार्ट है कंप्रेसर, कंबसन और टरबाइन, ये 3 है, इसको ध्यान रखिए। हालांकि सब है, एक जेट इंजन में लगभग 25,000 से लगभग 40,000 पार्ट्स होते हैं और सब अपने आप में यूनिक है। लेकिन यूनिक में जो सबसे यूनिक है कंप्रेसर, कंबसन और सबसे डिफिकल्ट डिजाइन है टरबाइन का। देखेंगे टरबाइन का क्या यूज होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं प्रोसेस इसका, फ्लो एयर का कैसे फ्लो होता है जेट इंजन में। तो यहाँ फैन लगा हुआ है, ये एयर को शक किया, फिर कंप्रेसर जो है हम लोग जानते हैं कंप्रेसर का काम क्या होता है, किसी भी फ्लूइड को कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई कर देता है। जब ये कंप्रेसर से बाद जब ये कंबसन चैम्बर में पहुंचता है तो इसमें फ्यूल इंजेक्ट करके इस गैस को आग लगाया जाता है। जब यही टरबाइन में पहुंचता है तो टरबाइन के ब्लेड को मूव कराता है और यही टरबाइन का ब्लेड इस कंप्रेसर को फिर हाई स्पीड पे मूव कराता है, जिससे ये फिर कंप्रेसर जो है एयर को, आने वाले एयर को कंप्रेस करके आगे बढ़ाता है। और इस टरबाइन से निकला जो है वो निकला जो हॉट गैस होता है वो नोजल के पास पहुंचता है और आफ्टर बर्नर का यूज करके, मतलब जो टरबाइन के बाद वाला भी जो एयर है अगर उसमें रहा खासा कुछ ऑक्सीजन बच जाता है तो उसमें फिर से एक फुल आग लगा के उसको ज़्यादा पावर के साथ बाहर फेंका जाता है। इसी को थ्रस्ट कहते हैं। जितना ज़्यादा थ्रस्ट होता है इंजन का मूवमेंट उतना ही पावर ये प्लेन पे लगाएगा, जेट पे लगाएगा और वो उड़ेगा। मतलब इससे पीछे जाने वाला जितना तेज फोर्स होगा, थ्रस्ट होगा, उतना ही ज़्यादा ये आगे की ओर धक्का लगाएगा। जैसे हम लोग बैलून में देखते हैं, इसमें हवा भर के छोड़ दीजिए तो बैलून उड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि हवा नीचे आता है तो ये ऊपर की ओर प्रेस करता है। उसी तरह प्लेन में भी है कि जैसे जैसे जितना पावर थ्रस्ट का पीछे होगा ये उतना आगे की ओर इसको प्रेस करेगा। तो हम लोगों ने जेट का देख लिया वर्किंग। अब हम लोग देखेंगे कि जो जनरल इलेक्ट्रिकल से डील हुई है अमेरिका और फ्रांस के सैफ्रॉन से डील हुई है, उसमें क्या अंतर है। जनरल इलेक्ट्रिक जो है उससे 2022 में डील हुआ था, जिसमें 99 इंजन की बात की गई थी। लगभग $1 बिलियन का डील है। इसमें सारा चीज़ तो ठीक है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र 80% की बात कर रहा है। अब 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या है? 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ये है कि वो बोल रहा है कि हम आपको कंप्रेसर, कंबस्टर और टरबाइन इस तीनों का टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। याद है मैंने बोला था कि यही तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट। वो बोल रहा है कि हम कोटिंग का देंगे टेक्नोलॉजी। अब बताओ, कोटिंग मानते हैं कम्प्लेक्स है, लेकिन वो बहुत ही छोटे छोटे टेक्नोलॉजी देना चाहता है, जैसे इरोजन से, कोरोजन से कैसे बचे। यहाँ जो नोजल के पास हॉट इंड बैरियर है, यहाँ जो हॉट वाला पार्ट है, हॉट इंड बैरियर है ना, तो इसको हीट से बचाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी होगा वो देगा। लेकिन कंप्रेसर, कंबस्टर और टरबाइन, सबसे इम्पोर्टेंट जो टरबाइन है, टरबाइन के ब्लेड जो कि बहुत ही हाई स्पीड पे चलती है, 1 सेकंड में लगभग 10,000 आरपीएम पे चलेगा, प्लस इसका टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस, उसके साथ साथ ही इसके ब्लेड में इंटरनल कूलिंग की व्यवस्था। तो टरबाइन पे वो टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। प्लस इसका जो एक तरीके से सीपीयू होता है, ब्रेन होता है जेट इंजन को, कि हाँ कितने एल्टीट्यूड पे है, कितना आरपीएम होना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ये सब जो डिसाइड करता है वो भी टेक्नोलॉजी साझा नहीं करेगा जनरल इलेक्ट्रिक। लेकिन अगर सैफ्रॉन के साथ जो डील हुई है उसको देख लेते हैं, और जीई के साथ जो डील हुआ है उसको, दोनों के डिफरेंस को देख लेते हैं। तो इंजन टाइप में अगर देखें तो सैफ्रॉन जो डील है वो ऐसा डील है जिसमें कोई नया इंजन बनेगा। ये नहीं कि कोई पुराना है उसी को फिर से यहाँ बना रहा है। लेकिन जी जो है वो एग्जिस्टिंग इंजन है। मान लो पहले से इंजन ए अगर यूज हो रहा है तो उसी को, पहले ये विदेश से आता था, अब इंडिया में बनेगा, 80% टेक्नोलॉजी बताएगा, 20% नहीं बताएगा। लेकिन
फ्रांस के साथ जो डील हुई है उसमें फ्रांस जो है भारत के सहयोग से भारत में नया टाइप का इंजन बनाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 100% का होगा। ये लगभग 7 बिलियन का डील है। जनरल इलेक्ट्रिक में 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसमें 100%। ऑनरशिप आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको होता है, सबसे ज़्यादा जो है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इंडिया के साथ साझा करेगा। मतलब इंडिया इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर में भी यूज कर सकता है। लेकिन जी जैसे बोला ना कि 80% दूंगा, 20% नहीं दूंगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जनरल पेंटिंग उंटिंग का दे दिया है, लेकिन जो मेन चीज है उसका नहीं दूंगा। लेकिन ये फ्रांस के साथ जैसे डील हुआ इसमें 100%। टाइमलाइन जो है, चूंकि नए प्रकार का इंजन डेवलपमेंट होगा, आज से पहले इसको कभी यूज नहीं किया है, तो लंबा टाइम 8 से 10 साल का है। चूंकि ये प्रूवन है, पहले से चलता आ रहा है, बस पहले अमेरिका में बनता था, अब ये इंडिया में बनेगा, तो ये 3 साल में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसका यूज फ्यूचर के 6 जनरेशन के फ्लाई जेट में कहा जा सकता है, या AMCA स्टेज 2 के जेट इंजन जो है उसमें यूज किया जा सकता है। ये AMCA के स्टेज 1 में यूज होगा, मतलब बेसिक टाइप में, और ये एडवांस टाइप में इसका यूज होगा। इसीलिए बोला हूँ कि इसको जो है 99 इंजन के लिए डील हुआ है, 1 बिलियन का डील है, मतलब लिमिटेड डील है। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इसमें यह होगा कि फ्रांस के साथ जो डील होगी उस पर हम लोग का पूर्ण स्वामित्व होगा। फ्यूचर टेक्नोलॉजी आएगा जिसका यूज करके अगर हमारे पास 5th जनरेशन का टेक्नोलॉजी आ जाता है सैफरन के थ्रू, तो इसका यूज करके हम लोग 6th जनरेशन का भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये मेन टेक्नोलॉजी तो शेयर ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग 5th के 5th पे ही रह जाएंगे। रिस्क लेवल है, चूंकि ये नया बन रहा है, प्रूवन नहीं है, तो इसके रिस्क भी है कि हाँ कैसा बनेगा नहीं बनेगा, इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। लेकिन ये जी के साथ जो है इसमें रिस्क लेवल बहुत कम है, क्योंकि ये प्रूवन इंजन है, ऑलरेडी फंक्शनल है, तो मुझे पता है कि ये बनेगा तो कैसे बनेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है दो डील में, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजन का विषय था कि जो 2 डील हुए हैं वो जब अमेरिका के साथ डील हो चुका है तो सैफरन के साथ क्यों डील किया गया है, तो यही दोनों में डिफरेंस था। तो अभी तक हम लोग ने देखा कि ये चर्चा में क्यों आया, जेट इंजन क्या है, हमारा कावेरी प्रोग्राम क्या था, 2 प्रकार के डील हुए हैं इंडिया के, सैफरन फ्रांस के साथ और GE USA के साथ, ये दोनों में क्या अंतर है, 6th जनरेशन में कौन सा यूज आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस डील से फायदा क्या होगा। दोस्तों, जो अपना स्वदेशी जेट इंजन होने के अपने फायदे हैं। सबसे पहला तो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी। दोस्तों, जब हमारा अपना जेट इंजन होगा तो हमें स्ट्रेटेजिक स्वतंत्रता होगी। अभी मान लीजिए कि अगर हमारा तेल का बहुत बड़ा भंडार होता, या चाइना की तरह हमें भी रेयर अर्थ मटेरियल पे कंट्रोल होता, तो क्या USA हम पे इतना दबाव बना पाता? नहीं बना पाता। हमारे पास अब जैसे S-400 रसिया से हम लोग ले रहे हैं, तो USA और वेस्ट को हमेशा हमसे चिढ़ होती रहती है कि रसिया से क्यों लेते हैं। तो एक स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी हो जाएगी, हमारा जेट इंजन खुद हो जाएगा, तो हमें दूसरे देशों पे डिपेंड नहीं रहना, हम इंडिपेंडेंट नीति बना सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आज अमेरिका के पास अपना टेक्नोलॉजी है, तो वो दुनिया को नचा रहा है अपने इशारों पे। अगर हमारे पास रहेगी तो हम किसी दूसरे देश पे डिपेंड नहीं रहेंगे, तो हम इंडिपेंडेंट निर्णय ले सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी, हमारा अपना टेक्नोलॉजी है, सपोज कीजिए कि हम अमेरिका से ले रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी अमेरिका पाकिस्तान को दे देगा, तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू बना रहता है। लेकिन जब अपना टेक्नोलॉजी आ जाने पे नेशनल सिक्योरिटी का इशू खत्म हो, क्योंकि हम लोग के पास जो टेक्नोलॉजी है हम ही लोग के पास है, किसी दूसरे हमारे दुश्मन देश के पास नहीं है, तो वे हमारे सिस्टम की कमजोरियों को नहीं पता लगा सकता है। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जब भी कोई नया चीज आता है उसको यूज करते करते आदमी उससे आगे का चीज डेवलप कर लेता है। जैसे चाइना, याद होगा 1970-72 में कैसे 1970-72 के ईस्वी में 1980 के ईस्वी में अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेके और अपना लेबर यूज करके कैसे आगे बढ़ा था, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ उसका, उसी तरह का हम लोग का भी एडवांसमेंट हो सकता है। 5th जनरेशन का टेक्नोलॉजी अगर फ्रांस से आ जाए, या अमेरिका से जो 80% ही आ रहा है जनरल इलेक्ट्रिक, सारे
नॉलेज का यूज करके हम लोग फ्यूचर में आगे बना सकते हैं 6th जनरेशन का, या आगे और भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो सकता है। दोस्तों, हम लोग डिफेंस में से आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो देखें, एक डाटा के अनुसार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शेयर किया गया था, 2013-14 में हम लोग का डिफेंस एक्सपोर्ट 686 करोड़ था, जो कि अभी लगभग 23,000 करोड़ है। और 2029 में जो हमारा टारगेट है 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट, जी हाँ, डिफेंस एक्सपोर्ट, इसको अचीव करने में हेल्प कर सकता है। इसको आगे और फर्दर हम लोग, मतलब डिफेंस एक्सपोर्ट करने में भी हम लोग आगे निकल सकते हैं। डिफेंस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, वो अभी 1.5 लाख करोड़ का है, उसको हम 2 लाख से ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो इस सब के लिए हमारा स्वदेशी इंजन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक टेक्निकल जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।